आप सबका स्वागत है बैंक से चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली कम्स कवर करेंगे 12 जुलाई का। और ये जो आज का न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले आपको दिख रहा होगा बैंक अवेयरनेस की तरफ से। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बैंक अवेयरनेस के पहले न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ। तो इसमें आ रहा है कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ये सरपास मनी जो है एक्सीड कर गया 4.4 ट्रिलियन, जो कि हाईएस्ट है इन लास्ट 2 ईयर्स। मई 2022 से जो है सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के पास जो है सरपास मनी है। ठीक है, कारण क्या है? एक तो आरबीआई ने जो है, मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया हुआ है कि 2.69 ट्रिलियन जो है पैसे बैंकिंग सिस्टम में रिलीज कराए गए थे। और ये मई 2025 का न्यूज़ है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है सीआरआर को कट किया गया था, इसके कारण भी। तो पहले हम ये पूरा न्यूज़ करने से पहले हम सीआरआर और वीआरआर क्या होता है, वीआरआर ऑप्शन क्या होता है, उसके बारे में कवर करते हैं। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर के अंतर्गत अभी के टाइम पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 3% पे है। पहले कितना था? 4 था ना। एमपीसी मीटिंग में ही बताया 3% पे। तो अगर 100 रुपये है बैंक के पास, उसमें से 3 रुपये जो है आरबीआई के पास जमा देना पड़ता है, ऐसा कुछ कहना रहता है सीआरआर के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर 3% है तो फिर 100 करोड़ होगा तो 3 करोड़ रुपये जो है आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा बैंक को। वही होता है सीआरआर। उसके साथ हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, बेसिक पॉइंट क्या होता है। एक बेसिक पॉइंट इज इक्वल टू 0.1%। इसका मतलब क्या हुआ? 100 बेसिक पॉइंट हो गया तो 1%। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट क्या रहेगा? अगर 0.1% अगर कोई डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में बोला जाता है कि एक बेसिक पॉइंट जो है डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 4 से लेके 3% हुआ है सीआरआर। तो इसका मतलब कितना बेसिक पॉइंट डिक्रीज कर गया? 100 बेसिक पॉइंट जो है डिक्रीज कर गया। ये समझ गए होंगे बेसिक पॉइंट भी। अब हम समझते हैं वीआरआर क्या ऑप्शन रहता है। वीआरआर ऑप्शन क्या रहता है? इसका नाम होता है वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। रेपो रेट क्या रहता है? रेपो रेट के अंतर्गत बैंक आरबीआई जो है बैंक से पैसा लेता है, और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बैंक जो है आरबीआई को पैसा देता है, जो सरप्लस मनी रहता है। अब वेरिएबल रेपो रेट क्या है? वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है, उसके बारे में समझते हैं। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत ये जो रेट होता है ये जो है डिफरेंट टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे कि 1 दिन के लिए दिया जा सकता है, 2-3 दिन के लिए दिया जा सकता है। उसके साथ 7 दिन का होता है, 14 दिन का होता है, और एक 28 दिन का रहता है। लेकिन अभी के टाइम पे जो डेली वीआरआर है वो बंद कर दिया गया है बाय द आरबीआई। बाकी सारी चीज़ें चल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी बैंक को एक पैसे चाहिए होते हैं, 7 दिन के लिए पैसे चाहिए, तब बैंक उठा सकता है। या 7 दिन के लिए पैसे अगर ज़्यादा हो बैंक के पास तो वो आरबीआई को दे सकता है। उसके बदले आरबीआई कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है, तो वीआरआर का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको चीज़ें और चीज़ समझ आएंगी। अब मान लेते हैं कि आरबीआई ने जो है 100 करोड़ रुपये निकाले हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपये निकाले ऑक्शन के लिए। अब बैंक के पास जो है बहुत एक्सेसिव पैसा पड़ा है, तो आरबीआई चाहती है कि जो एक्सिस बैंक के पास पड़ा है वो आरबीआई के पास वापस आए। तो तब ये वीआरआर ऑप्शन निकाले जाते हैं। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए जो है आरबीआई ने निकाले हैं ऑप्शन करने के लिए। तो एसबीआई क्या बोलेगा कि एसबीआई जो है बोलेगा मैं 35 करोड़ रुपए डालना चाहूँगा आरबीआई में, आरबीआई के पास। उसके बदले जो इंटरेस्ट रेट है मैं आपको दूंगा 5%, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट सॉरी रिवर्स नहीं, रेपो रेट कितना है? रेपो रेट अभी के टाइम पे आपको मिलेगा 5.5%। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट या तो रेपो रेट के हिसाब से बैंक उससे कम में भी लगा सकता है, उससे ज़्यादा में लगा सकता है, क्योंकि वेरिएबल लिखा है ना। इसका मतलब क्या है कि कम में भी लगा सकता है, ज़्यादा में लगा सकता है। तो एसबीआई के बारे में बात करें, अगर एसबीआई ने 35 करोड़ रुपये लगाए 5% में, उसके बाद मान लेते हैं आईसीआईसी बैंक ने जो है मान लेते हैं 30 करोड़ रुपये लगाए। ठीक है, 30 करोड़ रुपये लगाए, मान लेते हैं 5.3% पे। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने जो है वो लगाए हैं 50 करोड़ रुपये, और इन्होंने बोला कि 5.5% पर। तो उसके बाद आरबीआई क्या करेगा, एक मिड मतलब मान लेते हैं कि 5.3% एज एवरेज लिया जाएगा परसेंटेज। और इसके पहले जितने भी बैंक्स होंगे जिन्होंने कम इंटरेस्ट रेट कोट किए होंगे, उनको जो है उनका जो भी पैसा है वो आरबीआई ले लेगा। उसके बदले आरबीआई जो है बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। जैसे कि बैंक ने बोला है कि 5% का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आरबीआई उनको पैसा देगा। पर एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा क्यों रखे, अगर बैंक जो है वो पैसे रख सकती है मार्केट में। ठीक है, कहीं दूसरे का पैसा लगा सकती है, तो बैंक जो है आरबीआई क्यों रखे? क्योंकि बैंक के पास जब सरपास मनी होता है तो वो पैसा ऐसे पड़े रहने से अच्छा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए, बैंक का ऐसा सोचना रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर या तो आप
अगर पैसे कमाओगे तो आप जो भी पैसे कमाओगे वो पैसे आप सेविंग में ना रख के आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, एफडी में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। तो ये सेम चीज़ बैंक भी करता है कि बैंक के पास जब एक्सक्लूसिव या तो सरपास मनी रहता है तो उस केस में बैंक जो है वो पैसा सेफ साइड में जमा करने की सोचता है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा करे या आरबीआई को वो पैसा दे दे। और आरबीआई जो है ये 7 दिन वीआरआर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, 7 दिन का वीआरआर रहता है या 14 दिन का वीआरआर रहता है। इस समय तक पैसे जमा रखता है, उसके बाद बैंक को वापस पैसे लौटा देता है विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें बैंक का फायदा हो जाता है। इवन आरबीआई को ये जो इंस्ट्रूमेंट है वीआरआर इंस्ट्रूमेंट, ये तभी यूज करता है जब आरबीआई को लगता है कि बैंक के पास सरपास मनी पड़ा है और आरबीआई को पैसे वापस खींचना है, बैंक से, सिस्टम से वापस खींचना है, तब वो यूज करता है। तो इसके बारे में समझते हैं कि वीआरआर ऑक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बैंक पार्टिसिपेट करता है। और अभी के टाइम पे ये 7 दिन का जो वीआरआर ऑक्शन था उसके अगेंस्ट में आरबीआई ने ये 2.69 ट्रिलियन जो आपको दिख रहा है ये निकाला गया था। ठीक है, तो बैंक से पैसे निकालने के बाद जो है वापस से सिस्टम में डाला गया था। इसके अंतर्गत बिड्स देखोगे तो 1.7 ट्रिलियन जो है रिसीव हुए थे, उसमें से 1 ट्रिलियन जो है एक्सेप्ट किए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, कट ऑफ रेट रखा जाता है डिफरेंट, तो उसमें से आपको देखना है कि 5.47 कट ऑफ रेट रखा गया था। इसके नीचे जितने बैंक ने पैसे लगाए थे वो सबको जो है एक्सेप्ट कर लिया था उनका पैसा। जो भी एक्सेसिव लिक्विडिटी रहता है टेम्परेरी टाइम में, बैंक के पास सरपास मनी रहता है, वो जो है ली जाती है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत लिया गया था और उसके बाद जो है बैंकिंग सिस्टम में ये जो 2.69 ट्रिलियन जो है पैसे वापस डाले गए थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा प्रोसेस रहता है, ऑक्शन रहता है। और इसमें जो डेली वाला है वो मैंने आपको बताया कि डेली वाला जो है ऑक्शन आरबीआई के द्वारा कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। अभी के टाइम पे 7 डेज, 14 डेज, 28 डेज ये सब जो है ऑक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बात करें कि पैसे ज़्यादा होने की वजह से अब बैंक जो है आराम से लोन दे पाएंगे और उसके जो क्रेडिट फ्लो है वो भी अच्छा खासा होगा, ग्रोथ हमारी इंडिया में अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है फ़ायदा करेगा बैंक्स को अब लिक्विडिटी बनने के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल, जो भी ब्रिक्स का समिट हो रहा है, 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे, ब्राज़ील में हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे ब्राज़ील के समिट में, 17 ब्रिक्स समिट में। और यहाँ पे आपको थीम याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। उसके साथ कौन चेयर कर रहे थे, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे ये चेयर कर रहे थे। अब कुछ मेजर चीज़ें, कुछ मेजर हाईलाइट्स और आउटकम्स जो कि हमें पढ़ना है। एक तो मेंबरशिप और फिर जो एक्सपेंशन किया गया है ब्रिक्स मेंबर्स का। अभी आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है अभी ब्रिक्स का मेंबर बताएं, तो ये चीज़ जो है अभी ये ब्रिक्स का जो मीटिंग हो रहा था 17 समिट, यही पे बताया गया था कि इंडोनेशिया जो है फाइनली फुल टाइम मेंबर बन गए ब्रिक्स का। और टोटल अभी नए ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज भी है, जैसे कि बोलेरस हो गया, बोलेविया हो गया, कजाकिस्तान, कुबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उगांडा और उज्बेकिस्तान। तो ये सारे जो है अभी के टाइम पे पार्टनर कंट्रीज है, क्या पता फ्यूचर में ये भी फुल टाइम मेंबर बन जाए। इनमें से एक इंडोनेशिया भी था, अब इंडोनेशिया को जो है फुल टाइम मेंबर बना दिया गया। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स स्टार्टिंग में BIRC था। ठीक है, BRIC था, इसका नाम क्या हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये 2006 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद 2010 आते आते BRICS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया और ये पांचों मिला के एज अ फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है ब्रिक्स। और इसके साथ अभी टोटल देखा जाए तो टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इसका पार्ट है। अब यहाँ पे जैसे ब्राज़ील में कहाँ पे हो रहा था, रियो डू में हो रहा था। तो यहाँ पे तो ब्राज़ील का ही डिक्लेरेशन बोला जाएगा इसको, अगर न्यू दिल्ली में कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, अगर न्यू दिल्ली में कोई मीटिंग हो रही है तो उसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाता है। वैसे ही अभी ये ब्राज़ील में हो रहा था तो इसको ब्राज़ील डिक्लेरेशन के तौर पे जाना जाएगा। टोटल 11 पॉइंट्स बताए गए हैं और 126 कमिटमेंट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि रिफॉर्म करने के लिए बोला गया ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स को, उसके साथ पीस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सॉवरेनिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ जो है फोकस करने के लिए बोला गया है। ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रिक्स का जो 3 पिलर ऑफ कॉपरेशन है ये याद रखना आपको। एक आपको मिलेगा पॉलिटी एंड सिक्योरिटी, दूसरा मिलेगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, तीसरा मिलेगा कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। तो 3 तरह का जो पिलर है इसको रट्टा मार लो यार, इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसको याद कर लो अच्छे से। और इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान देना कि मैंने आपको अभी भी पढ़ाया भी था कि ब्रिक्स का जो है CCI वुमेन एम्पावरमेंट वर्टिकल भी लॉन्च किया गया है और अभी के टाइम पे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वो पढ़ाया। ठीक है, तो ये भी जो है लॉन्च किया गया था यहीं पे। ठीक है, ये कल का न्यूज़ है, ये कल का न्यूज़ है, 11 जुलाई का न्यूज़ है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि यहीं पे जो है जो ब्रिक्स का जो समिट था यहीं पे इसके बारे में बताया गया हुआ है। इंडिया का क्या क्या रोल है। पहली चीज़, इंडिया जो है ब्रिक्स 2026 जो है वो होस्ट करने वाली है, ये याद रखना।
इंडिया जो है ब्रिक्स 2026 होस्ट करने वाली, इसका थीम क्या होने वाली है, बिल्डिंग रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये आपको थीम मिलने वाली है। उसके साथ इंडिया ने जो है बिड किया है कि जो COP 33 है वो जो है 2028 में होगा, और इसके लिए जो है ब्रिक्स का पूरा सपोर्ट दिया गया है। दो चीज़ ध्यान देनी है, एक तो ब्रिक्स समिट कब हो रहा है, ब्रिक्स समिट होगा 2026 में इंडिया में, और उसकी थीम याद रखनी है बिल्डिंग रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। और जो इंडिया है वो होस्ट करने वाली है COP 223, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 भी जो है होस्ट करने वाली है। अपकमिंग ब्रिक्स की समिट के बारे में बात करें तो 2026 में इंडिया होस्ट करेगा, उसकी थीम आपको मिलेगी बिल्डिंग रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें 2027 में रशिया में होगा, उसके बाद 2028 में जो है चाइना में होगा। ठीक है, थीम एक बार पढ़ लेना, बट थीम यहाँ से पूछा नहीं आएगा, जो इंडिया का थीम है वो ज़्यादा पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट में भी थे यहाँ की, तो इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था, त्रिनिदाद टोबैगो। तो ये जो है कंट्री, इन्होंने अभी यूपीआई सर्विस जो है, इंडिया का यूपीआई सर्विस वो एक्सेप्ट कर लिया है, और ये पहली कैरेबियन कंट्री बनी है और 8th नंबर वर्ल्ड में कंट्री बनी है जो कि एक्सेप्ट किया है यूपीआई को। टोटल अब तक 8 कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ऐसी है जिन्होंने यूपीआई एक्सेप्ट किया, जैसे कि UAE, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, अब तो नई वाली ऐड हो गई है, त्रिनिदाद टोबैगो। ठीक है, तो टोटल 8 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी एज ए यूपीआई सर्विस यूज़ कर रही है हमारे इंडिया के टूरिस्ट के लिए। ठीक है, इंडिया के टूरिस्ट अगर यहाँ पे जाएंगे तो यूपीआई सर्विस से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, कई जगह पे आपने देखा होगा कि जो NIPL है, मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो इंटरनेशनल आर्म है, इन्होंने एक मान लेते हैं कि MU साइन किया था अभी रिसेंटली साइप्रस के साथ, इन्होंने एक MU साइन किया था साइप्रस के साथ। अब ये देख सकते हो कि साइप्रस इस 8 कंट्रीज में से नहीं है, कारण क्योंकि MU साइन का मतलब, MU साइन करने मतलब ये नहीं हुआ कि फुली एक्टिव है यूपीआई। अभी MU साइन किया गया है, उसके बाद अभी टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकते हैं। जब पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तब जो है साइप्रस भी इस लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे सिर्फ MU साइन हुआ है, वो पूरा इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, तो इसलिए इस लिस्ट में वो ऐड नहीं है। वैसे बहुत सारे आपको और भी कंट्रीज मिल जाएंगी, तो यही कारण है कि जो 8 कंट्रीज हैं ये सारे याद रखने हैं, बाकी सारे याद रखने हैं MU के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी के टाइम पे अगर बात करें कि MU से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 8 कंट्रीज जो हैं यूपीआई एक्सेसिबल है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट, कौन सी कंट्री जो है नहीं है यूपीआई एक्सेप्ट करने वाली, तो आपको ये सारे नाम याद आएंगे तभी जो आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बल्गेरिया के बारे में बात करें, बल्गेरिया बोल रहा हूँ, बल्गेरिया के बारे में बात करें तो इसको अभी यूरोजोन ज्वाइन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ता है। जो यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दिया है बल्गेरिया को कि ये जो यूरो जोन है वो जोन कर सकते हैं या यूरो करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। अभी के टाइम पे लीव यूज़ करते हैं, बल्गेरियन लीव यूज़ करते हैं, और अब जो है ये यूरो यूज़ करेंगे। ठीक है, अपना जो करेंसी है वो यूरो में कन्वर्ट कर दिया है, और ये 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। ठीक है, तो अभी बात करें तो ये 21st मेंबर बना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि 21st मेंबर बना है जो कि यूरो जोन को ज्वाइन करने वाला है। इससे पहले कोटेरिया 2023 में ज्वाइन किया था, और अब 2 साल के बाद जो है देख सकते हो कि बल्गेरिया जो है ज्वाइन करने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंतर्गत फॉसिल फ्यूल पार्क रखा गया जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सलखन फॉसिल फ्यूल जो सलखन विलेज में है, इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंतर्गत रखा गया। अब 2 तरह के लिस्ट होते हैं। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अभी इस लिस्ट में रखा गया, इसको बाद में जो डिक्लेयर किया जाएगा, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द यूनेस्को हेरिटेज साइट, तो ये टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है, इंडिया की तरफ से रखा जाएगा। उसके बाद इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें रखने का काम होगा कि नहीं वो देखा जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए जो है सिलेक्ट हो ही गया है। ठीक है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके सेट हो गया, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी के टाइम पे ये टेंटेटिव है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने इसको ऐड करने के लिए बोला गया, और ये फर्स्ट स्टेप रहता है ब्रिंग अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के टोटल 63 साइट्स ऐसे हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट के अंतर्गत है, उसमें से ये लिस्ट ये भी जो है ऐड हो चुका है, और क्या पता फ्यूचर में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉर पे भी ये दिखे। अगर बात करें ये जो फॉसिल पार्क है, ये टोटल 25 हेक्टर्स का है,
और कुछ फॉसल टाइप्स आप यहाँ से देख सकते हो। 1.4 बिलियन ओल्ड ये आपको फॉसल मिलने वाला है। इधर जो फॉसल्स है डायनासोर्स के टाइम का जो है फॉसल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है, बाकी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं एमी ऑन कोलैब के ऊपर बढ़े। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पार्टनर किया है CCIL के साथ, जो कि एक तरह का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो IFC गिफ्ट सिटी है वहाँ पे ज्वाइन किया गया है। अब क्या करने वाली है कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो SCB है, ये बैंक जो है एक तरह से जो इनका इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट है, ये US डॉलर का जो ट्रेड है वो फास्टर करने के काम करेंगे। IFC गिफ्ट सिटी पता होगा एक तरह का क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो ओनली हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। और ये ज्वाइन होने के बाद जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये ज्वाइन करने के बाद जो US डॉलर का सेटलमेंट है, रुपी से US डॉलर का सेटलमेंट वो जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसमें इतना कुछ था भी नहीं समझाने लायक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कोचिन शिपयार्ड ने जो है साउथ कोरिया का जो शिप बिल्डिंग ऑफशोर इंजीनियरिंग है दोनों साथ पार्टनर किया है, और दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, शिप बिल्डिंग जो है बूस्ट करने का काम करेंगे हमारे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में शिप बिल्डिंग बूस्ट की जाएंगी और इसके साथ जो टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल कोलैबोरेशंस हैं वो सारे जो है साउथ कोरिया की जो साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग है इनके द्वारा दी जाएंगे, जो कि एक तरह से Hyundai की जो है सब्सिडी है। और अब बात करें कि जो मरीन डेवलपमेंट फंड है इसके अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि DRDO ने जो है DRDO का जो नेवल फिजिकल एंड ओशनरिक लेबोरेटरी जो कोची में है, इन्होंने पार्टनर किया है DSTG के साथ पार्टनर किया है, और दोनों मिलके जो है जो मरीन टाइम सर्विलेंस है वो बढ़ाने का काम करेंगे। टोटल 3 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जो DSTG है उसके साथ और जो इंडिया का जो DRDO है इसके साथ। नेक्स्ट चलते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने पार्टनर किया है इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, और ये जो है न्यू दिल्ली में इसका जो MOU साइन किया गया था। क्या काम रहने वाला है कि जो ग्लोबल मार्केट एक्सेस है डिजिटल एक्सपोर्ट का वो बढ़ाया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। कैसे कैसे एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ जो है आप ऐसे एक बार गो थ्रू करोगे तब भी हो जाएगा, यहाँ पे भी समझाने लायक कुछ है नहीं। अब चलते हैं नेशनल की तरफ, जो कि समझाने लायक चीज़ें हैं, जल्दी ले जाता हूँ मैं आपको नेशनल की तरफ। तो नेशनल में पहला न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट फेस ऑथ फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, या तो जब पहले क्या रहता था कि पहले राशन कार्ड लेके जाना पड़ता था, अभी भी जाना पड़ता है। अगर बात करें जो PDS जो शॉप रहती है जहाँ पे राशन मिलता है वहाँ पे राशन कार्ड लेके जाना पड़ता था, और राशन कार्ड को हटा के अब OTP जो है चालू करवा दिया गया है कि OTP के थ्रू जो वेरीफाई किया जाता है। पर बात करें कि OTP में कभी कभी होता है कि नेटवर्क नहीं जाता, गांव के इलाके में नेटवर्क नहीं आता, कोई इशू रहती है, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाता, मतलब सही से OTP नहीं आ पाती। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है इन्होंने लॉन्च किया है फेस ऑथ के अंतर्गत, मतलब फेशियल जो है आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा कि उनका जो राशन कार्ड है वो सही है कि नहीं, ठीक है, या राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए किया जाएगा। इसके बारे में जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के द्वारा बताया गया था, और इन्होंने जो लॉन्च किया है, और ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया जिन्होंने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन किया फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंतर्गत मोबाइल ऐप यूज़ किया जाएगा, और जो फेयर प्राइस शॉप है, डीलर है, वो अपना स्मार्टफोन यूज़ करेंगे और फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू देखा जाएगा कि वो पर्सन सही है कि नहीं, राशन लेने के लिए वो पर्सन सही है कि नहीं, ये देखा जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला AI इंटीग्रेटेड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम बनाया है मॉस्किटो के लिए, मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इनके द्वारा की गई है। और ये ऐप का काम क्या होने वाला है, ये AI बेस्ड जो ऐप है ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया यहाँ ये सब चीज़ों में बचाएगा। टोटल 66 लोकेशन और 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी के टाइम पे इसको चलाया जाएगा, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, विजयवाड़ा हो गया, नेल्लूर हो गई, कुरनूल हो गया, ये सारे जगह जितने भी हैं यहाँ पे जो है चलाया जाएगा ये सिस्टम। क्या है ये सिस्टम, ये जो है पहला AI बेस्ड मॉस्किटो कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंतर्गत AI इंडियन काइंड ऑफ थिंग, स्मार्ट सेंसर ये सारे यूज़ करके मॉस्किटो को जो है मॉनिटर किया जाएगा और डिजीजेस कंट्रोल किए जाएंगे, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया को कंट्रोल किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। और ये स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें आप ध्यान दो मत, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट भी मिलेगा आपको पुडुचेरी से। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ है कि इंडिया का पहला
लीन टीबी स्कैनिंग बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुडुचेरी जो है पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिन्होंने जो ट्यूबरकुलोसिस स्कैनिंग है वो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो है एक तरह से मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो पुडुचेरी है इसके अंतर्गत जो है मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और अब टीबी स्कैनिंग भी होगी इन दी फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलर ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया का पहला फर्स्ट प्रिडिक्टिव टीबी डेट मॉडल जो है तमिलनाडु ने रिलीज किया है, और इसको जो है ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी मतलब जो भी है, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना, चेन्नई का जो है, ये इंडिया का पहला, जो तमिलनाडु है इंडिया का पहला स्टेट बना है जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो भी हाई रिस्क टीबी पेशेंट है उनको, जो मतलब टीबी की वजह से जो मरने के तादाद में है उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको जो है डायग्नोस किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। ठीक है, क्या गोल क्या है कि जो लाइफ है वो सेव किया जाए और जो हॉस्पिटल में पहले ही एडमिशन दी जाए, क्योंकि टीबी पेशेंट जो रहता है अगर उनका डायग्नोसिस पहले ही हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है थ्रू तमिलनाडु का जो वेब एप्लीकेशन है इसके द्वारा। कैसे किया जाएगा, जो तमिलनाडु का वेब एप्लीकेशन है वो यूज़ करके जो है ये चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड का पहला मलेरिया ड्रग्स फॉर न्यू बॉर्न बेबी जो रहते हैं, जो 2 से 5 किलो के अंतर्गत रहेंगे या 2 से 5 साल जो एज रहेगा उनके अंतर्गत रहेंगे, तो उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, सॉरी ये केजी है, 2 से 5 केजी के जो एकदम न्यू बॉर्न रहते हैं, एकदम बच्चे एकदम न्यू बॉर्न जब रहते हैं तब के लिए जो है इनिशिएटिव निकाला है, और ये वर्ल्ड का पहला मलेरिया ड्रग्स है जिसको नोवाट्रिक्स AG ने बनाया, एक तरह स्विट्जरलैंड बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है ये, एक मिनट यार फ़ोन आ रहा है, छोड़ो फ़ोन आ रहा है, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर जो अप्रूव किया गया है स्विस मैकडेक के द्वारा अप्रूव किया गया है, और मेडिकल नेम क्या है इसका, मेडिकल नेम आपको बेबी मिलने वाला। ठीक है, और इसको जो है डेवलप किया गया है बाय नोवाटिक्स एंड मेडिसिन के द्वारा, और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है कि अफ्रीका में जो भी ऑपरेशंस हैं वो चला पाए। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा, और यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। एक मिनट, सेलिब्रेशन ही बाकी है, हाँ एक सेलिब्रेशन बाकी है, इसको करवा देता हूँ। फ़ोन आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इसके लिए, थोड़ी माफ़ करना इसके लिए। तो 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि एक तरह से जो भारतीय जन संघ के मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर थे, इनके ऊपर जो है अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की गई थी बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक 125 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का स्टैम्प रिलीज़ किया है। आप स्टैम्प यहाँ पे देख सकते हो, ये 500 आपको पैसे मिलने वाला है। ठीक है, 500 पैसे, तो 500 पैसे का ये स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। इसके साथ ही जो है 125 रुपये का कॉइन भी रिलीज़ किया गया है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है, जो नीनू गुप्ता है, इनके द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। ये कॉइन के बारे में बात करें, कॉइन में आपको 99.9% जो है प्योर सिल्वर मिलने वाला है। और जो कॉइन है इसके पीछे साइड में लायन कैपिटल, उसके साथ सत्य में जयते और 125 रुपीज़ लिखा है। और रिवर्स फ्रंट साइड में, और जो रिवर्स साइड है उसमें मुखर्जी का जो फोटो है वो बना हुआ है। और ये जो इनका डेट है, मतलब जो अभी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी बन रही है 1901 से लेके 2026 तक, ये लिखा गया है। ठीक है, तो कॉइन के बारे में जो भी डिटेल ये पढ़ लेना, उसके साथ जो स्टैम्प है कितने रुपए का लॉन्च किया गया ये भी चीज़ें पढ़ लेना। मैं अब करता हूँ, वीडियो आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं इसके से, थोड़ा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, समझ आ गया आपको। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखते रहना सब्सक्राइब चैनल। और PDF के बारे में बात करें, PDF आपको टेलीग्राम में बन जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अभी के लिए मिल सकते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं, बाय।